नमस्कार, जय हिंद। आपका स्वागत है हंस एकेडमी चैनल पर। आज का जो टॉपिक है वो प्रस्तावना में कौन कौन से जो शब्द हैं और उनका क्या अर्थ है, कौन कौन से शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए हैं, किस संविधान संशोधन के तहत वो जोड़े गए हैं। तो प्रस्तावना हमारी मन की कुंजी है, संविधान की आत्मा है, ठीक है, और भविष्य भी बताया। तो प्रस्तावना में शब्द कौन कौन से हैं चर्चा करते हैं हम। तो पहला शब्द आता है कि सोवरेनिटी, संप्रभुता संपन्न। क्योंकि प्रस्तावना का जो आरंभ है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न मतलब होता है कि भारत है वो आंतरिक मामले और बाह्य मामले में निर्णय लेने के लिए खुद में सक्षम है, निर्णय खुद ही लेगा। अर्थात आत्मनिर्णय की शक्ति भारत के पास ही है। वो शक्ति किसमें निहित है? भारत की जनता में निहित है। क्योंकि सर्वोपरि शक्ति किसको दी गई है? जनता को दी गई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो डेमोक्रेसी है, यहाँ पर जो गणराज्य है, वो जनता को सर्वोपरि माना है। तो जनता को निर्णय लेने की शक्ति दी गई है। भारत स्वयं का मालिक होगा। संपूर्ण प्रभुत्व जितनी भी टेरिटरी है, उस संपूर्ण टेरिटरी में जो भी मामले हैं, अगर भारत चाहे तो किसी बाहरी देश के भूभाग को अपने देश में मर्ज कर सकता है। और अगर राष्ट्र हित में अपना क्षेत्र किसी और को देना है तो वह निर्णय भी भारत का खुद का ही होगा। मतलब भारत किसी और पर निर्भर नहीं है। इसके बाद अगला शब्द समाजवादी, ठीक है, सोशलिज्म या सोशलिस्ट। ये जो समाजवादी है, समाजवाद शब्द का सबसे पहले जो प्रतिपादन किया था वो कार्ल मार्क्स ने किया था। इसके बाद फिर यह रशिया में आया, ठीक है, लेनिन ने। और रशिया से फिर जब 1911 में चाइना में क्रांति हुई, डॉक्टर सन यत सेन और माओ के नेतृत्व में, तब चाइना में आया। चाइना से फिर दक्षिण और पूर्वी एशियाई देशों में ये शब्द फैला। जो भारतीय जो समाजवाद है, ये कार्ल मार्क्स और गांधीवाद दोनों पे आधारित है। समाजवाद का अर्थ क्या होता है कि जहां पर उत्पादन के जो साधन हैं वो जनता के लिए होंगे। समाज मतलब होता है जनता, वाद मतलब विचारधारा। राज्य वो कार्य करेगा, राज्य वो नीतियां बनाएगा, राज्य उत्पादन के साधन वो वहां पर वितरण करेगा जो जनता के लिए होंगे। चाहे वो नीतियां हो, चाहे घोषणा हो, जनता के लिए राज्य बनाएगा। भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है, ना कि साम्यवादी। कम्युनिस्ट नहीं है, सोशलिज्म है। अच्छा, दूसरी चीज कि समाजवाद और कैसा, जहां पर मिश्रित इकोनॉमी होती है वो समाजवाद है भारतीय। इसके बाद अगला जो शब्द क्या है? पंथ निरपेक्ष, सेकुलर। पंथ निरपेक्ष एक शब्द होता है धर्मनिरपेक्ष। प्रस्तावना में धर्म निरपेक्ष ना जोड़कर पंथ निरपेक्ष का वर्णन है। कहीं कहीं पर स्रोतों में धर्मनिरपेक्ष लिखा हुआ, परंतु धर्मनिरपेक्ष नहीं है, पंथ निरपेक्ष है। इसका मतलब होता है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं कि राज्य धर्म विहीन है, ठीक है ना, कि भारत एक धर्म विहीन या धर्म विरोधी राज्य नहीं। राज्य भारत धर्म विरोधी नहीं है। राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, तो भारत का कोई धर्म नहीं होगा। पर्टिकुलर किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। इसीलिए आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने अनुसार अपने अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है। इसके बाद और क्या बताया गया? प्राचीन इतिहास में बताया गया है, जो कि गांधी का भी यही सिद्धांत था कि सर्वधर्म समभाव जो सिद्धांत है ये पंथ निरपेक्ष है कि सभी धर्म भारत के लिए, राज्य के लिए समान होंगे,
सभी धर्मों को आजादी होगी। राज्य व्यक्तिगत पर्टिकुलरली किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देगा। हाँ, पंथ निरपेक्ष की जो राज्य में जितने भी वर्ग हैं, जितने भी संप्रदाय हैं, उनको संपूर्ण रूप से आजादी होगी। वो स्वतंत्र है कि उन्हें अपने धर्म का संरक्षण कैसे करना है, उन्हें अपने धर्म को स्वतंत्रता कैसे देनी है, प्रचार प्रसार शिक्षा कैसे करना है। तो जितने भी राज्य में धर्म है, उनकी जो पंथ है वो पूर्ण तरीके से स्वतंत्र है। इसके बाद लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक क्या होता है कि जनता का जो शासक होगा, जो शासक, वह शासक जो सरकार को चला रहा है, उसमें जो शक्ति निहित है वो जनता के द्वारा होगी। मतलब कि जो डेमोक्रेसी है, जो राजा है, वो जनता द्वारा चुना जाएगा, वंश के आधार पर नहीं बनेगा। इसका मतलब क्या है कि वे शासक सरकार को चलाएंगे जो जनता द्वारा चुने जाएंगे, जो जनता द्वारा चुने जाएंगे। अब भारत में जो लोकतंत्र, लोकतंत्र दो प्रकार का होता है। एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है? जहां पर संपूर्ण शक्तियां, जहां पर कोई भी निर्णय सरकार नहीं लेगी, जनता लेगी। जैसे कि स्विट्जरलैंड, ठीक है ना, जहां पर कोई भी निर्णय होता है तो सरकार नहीं लेती है, रेफरेंडम के लिए छोड़ दिया जाता है, ठीक है, एक लोगों की राय के लिए छोड़ दिया जाता है। एक होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है? ये भी दो प्रकार के होते हैं। एक राष्ट्रपति द्वारा जो संचालित होता है और एक होता है कौन सा, जो संसद के द्वारा चलता है। जैसे कि भारत है, ब्रिटेन है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के एग्जाम्पल है, ठीक है ना। तो लोकतंत्र दो प्रकार के होते हैं। इसके बाद फिर रिपब्लिक, गणराज्य शब्द आया प्रस्तावना में। गणराज्य का मतलब होता है कि जो गण मतलब होता है गण, जनता, राज्य मतलब शासन, जहां पर जनता का शासन होगा, जहां पर शासक जनता द्वारा चुना जाएगा, जनता द्वारा ठीक निर्वाचित होगा, वंश के आधार पर शासक नहीं होगा। एग्जाम्पल जैसे कि मोनार्की, इंग्लैंड में राजा का बेटा ही राजा बनता है उधर, परंतु यहां पर जो राजा होगा मतलब शासक होगा, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे एमएलए हो या एमपी हो, वो जनता द्वारा ही चुने जाते हैं। वंश के आधार पर जहां पर शासक नहीं चुना जाता, बल्कि परोक्ष नीति द्वारा, प्रत्यक्ष द्वारा, जनता द्वारा जहां पर शासक चुना जाता है वो गणराज्य होता है। इसके बाद अगला शब्द क्या है? प्रस्तावना में कहा गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, तीन प्रकार की न्याय की बात की गई। और जो तीन प्रकार की जो न्याय की बात की गई है ना, ये 1911 में हुई थी, 1917 में हुई थी रशियन क्रांति। यहां से शब्द लिए गए हैं तीनों के तीनों, सामाजिक, आर्थिक, ठीक है, राजनीतिक न्याय। मतलब कि संपूर्ण जो भी जनता है भारत की, वह किसी प्रकार के साथ उसके साथ भेदभाव नहीं हो पाएगा। न्याय चाहे वो सामाजिक न्याय, समाज कैसी कि समाज के साथ पार्शलिटी नहीं होगी, पुरुष और महिलाओं के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं, चाहे वो धर्म के आधार पर, चाहे जाति हो या वंश हो या लिंग हो या जन्म स्थान हो, राज्य उनके साथ भेदभाव नहीं करेगा। मतलब उनके साथ किसी प्रकार का अवैधानिक कार्य नहीं करेगा। आर्थिक, ये राज्य की नीति निर्देशक जो तथ्य उनसे लिया गया है, आर्थिक न्याय। इसका मतलब क्या है कि राज्य है जो अपने नागरिकों के लिए किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा अर्थ के आधार पर। राजनीतिक मतलब कि कोई भी व्यक्ति किसी भी भूभाग से राज्य उसके साथ ठीक भेदभाव नहीं करेगा। अर्थात आर्टिकल 15 ये कहता है कि आर्टिकल 15 का क्लॉज 4 ये कहता है कि राज्य किसी भी अपने व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, मूल, वंश के आधार पर उसको भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल 17 ये कहता है सामाजिक, मतलब ठीक छुआछूत, कि सार्वजनिक, चाहे वो क्षेत्र हो, चाहे वो कुआं हो, चाहे वो नहरें हो, चाहे वो होटल हो, चाहे रेस्तरां हो, चाहे वो मंदिर हो, उनके साथ भेदभाव नहीं करेगा।
मतलब छुआछूत का अंत, अस्पृश्यता का अंत। और आर्थिक न्याय क्या है? यह राज्य के नीति तत्वों के माध्यम के द्वारा आर्थिक न्याय को सुनिश्चित किया गया है। तो ये हो गया हमारे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। 3 प्रकार की न्यायों की बात प्रस्तावना में की गई भारतीय लोगों के लिए, जबकि 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं की बात की गई है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म व उपासना की स्वतंत्रता की बात की गई है। इसका मतलब देखिए ये क्यों की गई? क्योंकि देखिए एक मुक्त समाज जो होती है ना, उसकी विशेषता होती है लिबर्टी, स्वतंत्रता। और यह क्या करती है स्वतंत्रता? अगर मुक्त स्वतंत्रता, लोगों में किसी प्रकार का भय नहीं है, तो यह क्या करता है? उस राज्य को वेलफेयर बनाता है, वह राज्य लोक कल्याणकारी बनता है, वह राज्य डेवलपमेंट होता है उस राज्य में, ठीक है। वह व्यक्ति का विकास, चाहे वो भौतिक विकास हो चाहे आध्यात्मिक विकास हो, उसमें बहुत बड़ा सहायक होता है। कैसा? एक भय मुक्त समाज। तो जो स्वतंत्रता है ना, स्वतंत्रता क्या तय करती है कि किसी भी राज्य की जो लोग हैं वो मुक्त होना चाहिए, भय से मुक्त होना चाहिए, अपराध आतंक से मुक्त होना चाहिए। क्यों? क्योंकि तभी उसी स्वतंत्रता के माध्यम से ही वहां की समाज, वहां की जनता, वहां के लोग क्या कर सकते हैं? एक व्यक्ति का विकास में सहायक होता है स्वतंत्रता। कैसा विकास व्यक्ति का? चाहे वो आध्यात्मिक विकास हो, चाहे बौद्धिक हो, चाहे मानसिक विकास हो, ये स्वतंत्रता क्या है? एक सहायक है। स्वतंत्रता कैसी हो? मुक्त होनी चाहिए लोगों को। कैसी हो? चाहे विचार की, अभिव्यक्ति को, विश्वास की, धर्म की, उपासना। संविधान में आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं की चर्चा की गई है ना। तो ये हमें क्या बताता है कि प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है। कोई भी व्यक्ति विचारों की आजादी है, ठीक है ना, अभिव्यक्ति की आजादी है, विश्वास की आजादी है, किसमें विश्वास करना है, किसमें नहीं करना है, धर्म की आजादी, किस धर्म को मानना, किस धर्म को नहीं मानना है, किसकी आप उपासक हो, किसकी उपासक नहीं हो, टोटल पूर्ण रूप से आप फ्रीडम है। इसके बाद प्रतिष्ठा और अवसर की समता। समता मतलब होता है समानता, समता मतलब होता है समानता, मतलब बिना भेदभाव कि हर व्यक्ति को समान अवसर देना। आर्टिकल 16 यही कहता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, किसी भी वंश का हो, किसी भी जन्म स्थान का हो, कहीं का भी हो, उसके साथ जहां पर समान अवसर होंगे, चाहे वो पुलिस का एग्जाम हो, चाहे वो स्टेट पीसीएस का हो, चाहे यूपीएससी का हो, कोई भी व्यक्ति किसी वर्ग का हो, चाहे अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जनजाति का हो, पिछड़ा वर्ग का हो, सामान्य वर्ग का हो, राज्य उनके साथ भेदभाव नहीं करता है। पार्शलिटी मतलब कि हाँ, एक यहाँ पे एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? कि आरक्षण का यहाँ पे है, परंतु वो स्पेशलिटी कैटेगरी दिया गया है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग को क्या है? आरक्षण की सुविधा दी गई है। तो प्रतिष्ठा और अवसर की समता मतलब समानता, मतलब कोई भी व्यक्ति गर्ममय जीवन जीना बिल्कुल जी सकता है, किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल 15 में मतलब वही बताया गया कि भेदभाव ना करना, ठीक है। और इसके साथ अगला क्या है? अखंडता, मतलब जिसके टुकड़े ना कर सके कोई, ठीक है, जिसके कोई टुकड़े ना हो, जिसे कोई तोड़ ना सके, अखंडता। बंधुत्व मतलब ये फ्रांस से लिया गया है, भाईचारा होता है कि प्रत्येक भारतीय का ये कर्तव्य होगा कि भारत में, राज्य में एक ऐसा माहौल सौहार्द वाला, ठीक है, जिससे कि और लोग आपके उस माहौल से प्रेरित हो। वह वर्ग विविधताओं से ऊपर उठकर, मतलब कोई भी नागरिक वर्ग विविधताओं से ऊपर उठकर क्या? सौहार्द, आपसी भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करना, ये बंधुत्व कहलाता है, जो कि हमने फ्रांस से लिया। ये 3 शब्द हैं जो समाजवादी 1, पंथ निरपेक्ष 2 और अखंडता 3, ये 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में प्रस्तावना में जोड़े गए थे, जो कि केशवानंद भारती के तहत ये बात हो गई थी कि भाई संविधान या प्रस्तावना संशोधनीय है, परंतु मूल ढांचा प्रभावित नहीं होना चाहिए। तो इसलिए पहली बार प्रस्तावना में संशोधन हुआ और 3 शब्दों को जोड़ा गया, ठीक है। तो ये प्रस्तावना की कुछ 3 शब्दावलियां थी। तो आज के लिए टॉपिक इतना है, काफी है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अन्य लोगों तक इसको शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद।